सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज का ये लेक्चर है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। लेकिन आप देख रहे होंगे बहुत कुछ लिखा है। मेरे साथ थोड़ा सा एक ट्रेजेडी हो गई छोटी सी। क्या हुआ कि मैंने पूरे 50 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई, माइक की चार्जिंग खत्म हो गई थी। वो बाद में पता लगा जब लेक्चर पूरा हो गया। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत मैंने, पूरा लगभग 1 घंटा समझ लो आप, 50 मिनट बहुत मेहनत की। लेकिन अब ये सारा मुझे मिटाना पड़ रहा है। अब आपको मैं शुरू से ये दोबारा समझाऊंगा। लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो, लेकिन वो आपको नहीं मिलता और फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में भी यही है। कई बहुत मेहनत करोगे आप, कई महीने दिन रात एक करोगे, लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो फिर आपको वही चीज़ ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी मैं करने जा रहा हूँ। 1 घंटा यहाँ खड़े रह के मैं कहूँ तो गला सूख जाता है, पर कोई बात नहीं। हमने ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। मैंने जब मैं एग्ज़ाम देता था, क्वालिफाई नहीं होता था, तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। तो ये एक लेसन है हमारे लिए कि कैसे हम बाउंस बैक करते हैं फेलियर से, है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने उस वीडियो में बोली थी। बहुत दुख है कि वो अब तक नहीं पहुंच पाएगी। अब रैंडमली वो चीज़ें लेक्चर के वक्त आती है कि नहीं आती, उससे बेहतर आती है कि उससे बुरे तरीके से आती है, वो तो हम देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में ये पहली बार परफॉर्म हुआ था और 1601 में पहली बार पब्लिश हुआ था। ये एक प्ले है बाय बेन जॉनसन। जॉनसन में याद रखना, इसमें एच नहीं है ना नाम में, स्पेलिंग में, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये एक प्ले है, ड्रामा है, जिसमें एक्टिंग होती है। ठीक है, कैरेक्टर्स उसमें एक्ट करते हैं, लोग उसको देखने जाते हैं। पहले तो वही चलता था। आजकल जैसे मूवी का दौर है, मूवीज़ का भी कम हो गया, अब तो OTT पे चल पड़ी है सीरीज़ वगैरह। लेकिन उस टाइम पे एलिजाबेथन एज का ये प्ले है और बेन जॉनसन ने लिखा है। बेन जॉनसन जो है, शेक्सपियर के बाद इसका नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है। शेक्सपियर के बाद इसको कह सकते हैं आपकी, उसके टक्कर का ये प्ले राइट था। ठीक है, तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो इसका पहला प्ले है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की सीरीज का। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं। ठीक है, एलिजाबेथन एज का है, एक सटीरिकल कॉमेडी है। सटीरिकल कॉमेडी, ठीक है जी, कॉमेडी है और सटीरिकल है, यानी कि सटायर है, कोई तंज है सोसाइटी पे। ठीक है, कैसा है क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको परफॉर्म किसने किया था? लॉर्ड चैम्बरलेन, चैम्बरलेन्स मैन, मतलब कि एक्टर्स की एक कंपनी थी जिसने इसको परफॉर्म किया था। और मजे की बात, शेक्सपियर जो हमारा था, बहुत बड़ा नाम है, एलिजाबेथन एज का ही वो प्ले राइट था, उसने इसमें एक्टिंग की थी। किसका कैरेक्टर उसने प्ले किया था? ओल्ड नोवेल, KNOWELL, ये इसमें एक कैरेक्टर है, अभी आएगा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो शेक्सपियर ने इसका रोल अदा किया था। ठीक है, और कहां पे ये परफॉर्म हुआ था? कर्टेन थिएटर में। कर्टेन थिएटर, पर्दे वाला कर्टेन है ना, CURTAIN, थिएटर। ठीक है जी, थिएटर की स्पेलिंग का ध्यान रखना, RE मतलब ब्रिटिश स्पेलिंग और ER मतलब अमेरिकन। ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। अब हाँ, मैं आपको बता दूं 5 एक्ट्स में ये प्ले है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, पूछ लेते हैं कई बार, एग्जाम में आ जाती है ये चीज। ठीक है, 5 एक्ट्स में है। तो उस टाइम पे ना 2 लोग हुआ करते थे, प्लॉटस एंड टेरेंस। प्लॉटस PLAUTUS, टेरेंस TERENCE। प्लॉटस एंड टेरेंस एंशियंट टाइम के कॉमेडियंस थे। ठीक है, जिनको इन सभी लोगों ने फॉलो किया। उन्होंने जो नॉर्म्स, जो रूल्स वगैरह जो फॉलो किए अपनी कॉमेडी में, उसी को इन्होंने भी फॉलो किया। तो इनके प्लेज में 5 एक्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उसी को बेन जॉनसन ने भी मेंटेन किया है, फॉलो किया है। तो 5 एक्ट इसमें हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कुछ रह ना जाए जो मुझे आपको अभी बताना है। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम पे इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की। लेकिन फिर क्या होता है कि 1751 में एक बंदा आता है, 1751 में एक बंदा आता है, डेविड गैरिक, GARRIC। डेविड गैरिक आता है, ये एक एक्टर था, प्रोड्यूसर भी था, जिसने दोबारा से इसको परफॉर्म करवाया और दोबारा से इसका क्रेज लोगों में बन गया। ठीक है, उसके बाद 1845 में एक बंदा आया, बहुत बड़ा नाम है, आप सभी ने सुना होगा, चार्ल्स डिकन्स, CHARLESDICKENS, डिकन्स है ये, डिकन नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है बार। इसने भी डिसाइड किया कुछ लोग साथ मिल गए कि हम इसको दोबारा से परफॉर्म करवाएंगे और थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे। तो इसने इसमें एक कैरेक्टर भी एक्टिंग की जिसका नाम था बोबाडिल, BOBADIL। बोबाडिल एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, हमेशा गुस्से में रहता है। इसमें अभी जब मैं स्टोरी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चार्ल्स डिकन्स ने बोबाडिल का रोल अदा किया था एज एन एक्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसकी सेटिंग जो है वो इटली में है, लेकिन फिर इसको बेन जॉनसन ने थोड़ा रिवाइज किया तो वो फिर लंदन में उसकी सेटिंग रखी। ज़्यादातर इटली में सेट होते थे उस वक्त के जो प्लेस थे एलिजाबेथन एज के। एलिजाबेथन एज आप जानते हैं बहुत फ्लोरिश हुआ था उस एज में ड्रामा, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को खुद बड़ा पसंद था ये ड्रामा। ठीक है जी, उस टाइम बहुत क्रेज था इसका, कहने की बात ये। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है ये पहला प्ले था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कैटेगरी का, और इससे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था हमारा बेन जॉनसन। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी। और इस प्ले के थ्रू इसने सोसाइटी की जो वीकनेस है और फुलिशनेस है सोसाइटी में लोगों की, ऑर्डिनरी लंदन सोसाइटी में, उसको रिप्रेजेंट करता है ये प्ले। कैसे करेगा, अभी हम कैरेक्टर्स के थ्रू हर एक चीज समझेंगे। अच्छा, तो डेविड गैरिक का मैं एक चीज बताना भूल गया, इसने कैरेक्टर का रोल जो प्ले किया था उसका नाम था काइटली, KITELY। काइटली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में, अभी आएगा। ठीक है, बहुत मजेदार कहानी है, बहुत खप्पी, बहुत हंसी मजाक वाली कहानी है। मजा आएगा आपको पढ़कर, और मुझे भी बहुत मजा आएगा पढ़ाकर। एक बार आ चुका है 50 मिनट तक, एक बार दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतना ही है फिलहाल इसके बारे में जो कि आपको याद रखना ही रखना है, हिपोक्रेट्स एंड गेलन। ठीक है, अब आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपको समझाया है, अगर आपने देखी होगी। द एनाटमी ऑफ मेलंकली एक बुक के बारे में मैंने लेक्चर दिया है जो रॉबर्ट बर्टन की है, तो उसमें वो मेलंकली की जो बात कर रहा है वो भी एक प्रकार का ह्यूमर होता है। चलो, अब दो लोग थे, हिपोक्रेट्स एंड गेलन। ये भी एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक थे कि नहीं पता नहीं, पर एंशियंट थे, बहुत पुराने फिलोसफर्स थे, जिन्होंने एक थियोरी दी। किसकी थियोरी दी? ह्यूमर्स की, ह्यूमर्स की, HUMOURS। ठीक है जी, इन्होंने क्या कहा कि एक ह्यूमन बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है फ्लेगम, PHLEGM, तीसरा है येलो बाइल, चौथा है ब्लैक बाइल, BILE। कि ह्यूमन की बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या उसका बिहेवियर होगा। मैं देख लूँ माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत ज़रूरी होता है देखना। लाइट तो आ रही है, बाकी पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी। चलो, अब जो ब्लड है, जिस इंसान में ब्लड वाले ह्यूमर की या ब्लड वाले फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका नेचर कैसा होता है? चीयरफुल, एक्टिव। ठीक है, वो बड़ा एनर्जेटिक इंसान होता है, चीयरफुल होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, अगला है फ्लेग्म। फ्लेग्म का फ्लूइड जिसकी बॉडी में ज्यादा होता है, एक्सेस में होता है, उसका नेचर कैसा होता है? कोल्ड, काम। ठीक है, शांत स्वभाव का वो आदमी होता है। ठीक है, अब जिसकी शरीर में येलो बाइल फ्लूइड ज्यादा होता है, उसका नेचर कैसा होता है?
हॉट, अग्रेसिव, ठीक है जी, एंग्री, मेरा भी नेचर थोड़ा एंग्री है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि येलो कलर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और जो सूर्य है हमारा वो हॉट होता है, तो अग्रेशन को वो रिप्रेजेंट करता है, एंगर को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों का सूर्य भारी होता है उनमें एंगर की समस्या थोड़ी ज्यादा होती है। मेरा भी कुछ सूर्य का चक्कर है, तो थोड़ा गुस्सा मुझ में भी, लेकिन यहां नहीं दिखाता मैं ना, तो ऑफलाइन कई बार होता है। खैर, गुस्सा सभी लोगों को आता है, और गुस्सा मैं कहूंगा कि एक इंसान का ट्रेट है और ये कमजोरी है हमारी। गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। गुस्से में हमेशा गलत काम ही होते हैं, अच्छा काम कुछ नहीं होता। हाँ, तो ब्लैक बाइल क्या रिप्रेजेंट करता है? मेलनकली, सॉरो, सैडनेस, यानी कि दुख, उदासी, ठीक है। ये क्या करता है? गुस्सा, शांत स्वभाव, है ना, चेयरफुल, एक्टिव, ये तो आपको पता ही है। तो बेन जॉनसन ने कहा कि अगर किसी इंसान की बॉडी में कोई एक फ्लूइड जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है, एक्सेस में हो जाता है, तो वो उस इंसान को डोमिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाता है तो मैं हमेशा दुखी रहना शुरू कर दूंगा। इसमें फियर भी आता है, फियर, एंग्जाइटी, सस्पिशन, किसी पे शक करना, तो भी इंसान दुखी रहेगा, ठीक है। आप देखना अभी कैरेक्टर्स आएंगे वो दुखी रहेंगे जिनमें ये वाली क्वालिटीज होंगी, लोनलीनेस वगैरह वगैरह, डर लगता है किसी चीज से तो भी आप दुखी रहेंगे। तो बेन जॉनसन का मानना है कि अगर किसी में कोई फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करने लग जाता है। उसी तरीके से अगर किसी की बॉडी में ये ज्यादा है तो वो दुखी रहेगा, येलो बाइल ज्यादा है तो गुस्सा रहेगा। अब ये जो डिसबैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में इन फ्लूइड्स का, उसी को रिप्रेजेंट करता है हमारा ये प्ले। और जब ये ह्यूमर किसी में बहुत ज्यादा होता है, कोई एक फ्लूइड या ह्यूमर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से कॉमेडी हो जाती है, तो उसको कह दिया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जब किसी में एक ह्यूमर ज्यादा हो गया, कोई बहुत ज्यादा, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को ओवर पावर कर जाता है, उसको डोमिनेट करना शुरू कर देता है इंसान को, तो वो वैसी हरकतें करने लग जाता है, तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हो जाता है, उसकी वजह से वो कॉमेडी हो जाती है, ठीक है। समझ के बात? अब जो हमारा एनाटॉमी ऑफ मेलनकली था उसमें वो मेलनकली की बात करता है, कैसे होती है, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके इलाज क्या है, तो वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने पहले वाली वीडियो में, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हिपोक्रेट्स और गेलन है, इनका नाम जरूर याद रखना, इन लोगों ने ये कंसेप्ट दिया है, ठीक है। एक तो मिटाने में भी काफी टाइम लगता है इसमें ना, तो चलो कोई बात नहीं, हम साथ साथ गप्पे मार सकते हैं और थोड़ा आप भी रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत फास्ट होके बोलूँगा तो आप भी वो इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। तो ज़रूरी होता है कि बीच में आपके दिमाग को, आँखों को रेस्ट मिले, ठीक है। ठीक है, अब तो मेरे को डर ही लग रहा है, बीच बीच में चल रहा है माइक की नहीं। चलो चलो जी, अब ये चीज़ें मैंने बता दी, बैकग्राउंड क्लियर हो गया टेक्स्ट का, समझ में आ गया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्यों कहा जाता है। और ये पहला प्ले था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की कैटेगरी का, और बेन जॉनसन इसके लिए जाना जाता है, इसी ने फाउंड किया था ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। चलो अब हम सीधा ना कहानी पे आएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्कर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले इसमें है प्रोलोग। आपको मैंने वो कैंटरबरी टेल्स की प्रोलोग भी पढ़ाई थी। प्रोलोग का मतलब होता है एक इंट्रोडक्शन, किसी बुक से पहले अगर उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी है तो वो प्रोलोग है, ठीक है। तो इस प्रोलोग में बेन जॉनसन ने बताया है ऑडियंस को कि ये कॉमेडी जो है ये सिर्फ आम लोगों की है, लंदन की जो आम सोसाइटी है उसके जो लोगों का आम जीवन है उसके बारे में कहानी। इसमें कोई युद्ध, कोई बड़े बड़े राज्य महाराजे, कोई इमेजिनेशन कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल सी कहानी है और ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए लिखी गई है, ठीक है। इसको इससे ज्यादा कुछ ना समझे, और ये ह्यूमन की जो फुलिशनेस है उसको दिखाती है और सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पज से ये लिखा गया है। अब इसमें 5 एक्ट्स हैं तो मैं एक्ट वाइज आपको हर चीज बताऊंगा। एक्ट वन शुरू होता है हमारा ओल्ड नोवेल के हाउस से। रेड मार्कर यूज कर लेता हूं, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं उसके लिए सॉरी,
थोड़ा मजा आएगा, ऊपर का ब्लैक में रहेगा ना टाइटल, नीचे का रेड में हो जाएगा। ओल्ड नॉवेल, ओल्ड KNOWELL, ठीक है जी। यहाँ कई बार कॉमा भी लग जाता है, कई जगह यहाँ कॉमा भी लगा हुआ है। ओल्ड नॉवेल के घर में ये सीन ओपन होता है। ओल्ड नॉवेल एक बहुत ही सस्पिशियस, शक्की और ओवर प्रोटेक्टिव फादर है अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। तो इसका एक नेफ्यू भी वहां पे है जिसका नाम है मास्टर सलीम नहीं है, मास्टर स्टीफन है। मास्टर ये कोई क्लास वाला मास्टर नहीं है, मास्टर का मतलब है छोटा, है ना। अब यहां पे ओल्ड नोवेल का बेटा भी है जिसका नाम है एडवर्ड नोवेल। थोड़ा सा गड़बड़ होगी, गड़बड़ कुछ नहीं है, थोड़ा मैं स्पष्ट नहीं लिख पाता हूं कई बार, क्योंकि मैं आराम से लिखूंगा तो बनावट अच्छी नहीं आएगी, तेज लिखूंगा तो हो सकता है आपको समझना है। एडवर्ड नोवेल, KNOWELL। नोवेल का मतलब जो अच्छे से जानता हो, थोड़ा सा सिंबॉलिकल मीनिंग है इनके नाम के भी ना। तो ओल्ड नोवेल एक बाप है एडवर्ड नोवेल का। एडवर्ड नोवेल एक मस्त बंदा है जो प्लेजर लेता है सोसाइटी में, घूमता फिरता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, दारू पीता है, घूमता फिरता है, ठीक है। मास्टर स्टीफन इसका नेफ्यू है, ठीक है। इसका नेफ्यू तो ये हो गया चाचा। आजकल एक ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा, चाचा वास्तु न हुई है। उसमें बहुत हंसी आती है उसको देख के ना, किसी भी रैंडम आदमी को ऐसे बोलते। तो ये चाचा है मास्टर स्टीफन का, ठीक है। और एडवर्ड नोवेल जो है वो इसका बेटा है, ठीक है जी, ठीक है। इतना काफी है, ध्यान रखो। और ये बहुत बेवकूफ किस्म का आदमी है, ऐसे ही बेवकूफ जैसा है थोड़ा, अभी आपको पता लगेगा कैसे ये बेवकूफ है। अब आफ्टर स्टीफन लीव्स फॉर अ वाइल, सर्वेंट आता है, एक सर्वेंट आता है, वो एक लेटर लेकर आता है, ठीक है। लेटर लेकर आता है तो वो लेटर जो होता है वो एक बंदे ने लिखा होता है जिसका नाम है वेलब्रेड, WELLBRED। वेलब्रेड उसका नाम है जिसने ये लेटर लिखा है। किसके लिए लिखा है? एडवर्ड नोवेल के लिए, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, खास दोस्त है। अब आपको पता है दोस्त मैसेज भेजता है, लेटर लिखता है, उस टाइम फोन तो थे नहीं, तो लेटर लिखा इसने, तो कुछ होगा उसमें गाली गलौज किया हुआ, और भाई क्या है तेरा सीन, आजा फिर करते पार्टी, दारू दूरू पीते हैं ना, कुछ ऐसा लिखा होगा जो गलती से चाचा नहीं, बाप, इसका बाप, ठीक है, एडवर्ड नोवेल का बाप उस लेटर को पढ़ लेता है और उसको पता लग जाता है कि इसकी संगत तो बुरे लोगों के साथ है ना। तो अब जो ये वेल ब्रेड था, थोड़ा बदनाम सा लड़का था, बहुत इररिस्पॉन्सिबल सा लड़का था, तो काफी परेशान हो जाता है चाचा, यानी कि बाप, एडवर्ड का बाप काफी परेशान हो जाता है कि इसकी संगत तो बुरे लोगों के साथ है, कहीं मेरा बेटा बिगड़ तो नहीं गया, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये अपने नौकर को बुलाता है, ओल्ड नोवेल अपने नौकर को बुलाता है जिसका नाम है ब्रेन वॉर्म, BRAINWORM, ब्रेन वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? कीड़ा। ब्रेन क्या होता है? दिमाग। तो ये क्या हो गया? दिमाग का कीड़ा। दिमाग का कीड़ा यानी कि ये बंदा बहुत चालू है, बहुत विटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चालू किस्म का बंदा है, ठीक है। सबका बेवकूफ बनाता है ये, इस प्ले में सबका बेवकूफ बनाएगा, आप देखते जाना, ठीक है। तो ये नोवेल उसको लेटर देता है कि जा तू एडवर्ड को दे दे, ठीक है, लेकिन ये मत बताइयो कि मैंने वो लेटर पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे बात नहीं करना चाहता था इस चीज के बारे में कि तेरी संगत क्या है। ये सिर्फ इसको फॉलो करना चाहता था कि मैं अपने बेटे पे जरा चेक रखूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि वो कहां जाता है, क्या करता है। लेकिन ब्रेन वॉर्म जो है शायद यंग एज का है, इसी की एज का है, इसीलिए नौकर तो ये इसका है, दोनों का ही है, लेकिन वफादार इसके प्रति है, एडवर्ड के प्रति। अब ठीक है, मेरे पापा का कोई नौकर है, वो मेरे एज का है, तो मैं भी उसको कई बार चल यार पार्टी करते हैं, चल गाड़ी में बैठ जा, तेरे को भी एक जाम पिलाता हूं, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए वफादार होगा ना, क्योंकि मैं उसको पार्टी करवा रहा हूं। तो इसी तरीके से ब्रेन वॉर्म इसके प्रति काफी वफादार है। तो ये वहां पे जाता है एडवर्ड नोवेल के पास और इसको लेटर देता है और साथ में बता देता है कि सुन तेरा लेटर ना चाचा, मतलब कि तेरे पापा ने पढ़ लिया है, तो देख ले तेरी शामत आने वाली है अब। तो वो बोलता है यार अच्छा ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं देख लेता हूँ इस कहानी में मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। ठीक है, डिलीवर कर दिया उसने लेटर। हाँ, तो अब क्या होता है, स्टीफन जो है हमारा मास्टर स्टीफन, वो बीच में चला गया था वहां से, जब वो नौकर आया ना लेटर लेके, उसके बाद वो चला गया था, वापिस आया वो, हाँ भाई
कहाँ है वो नौकर साला जो आया था लेटर लेके। तो ये इसको पूछता है, एडवर्ड इसको पूछता है, भाई साहब भाई मेरे क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया। साला बड़ा बुड़ के मारा था साला, कुछ उसकी टोन मेरे को अच्छी नहीं लगी, ज्यादा थोड़ा रूड था। उसको मैं बताता हूँ है कहाँ वो, ठीक है। तो ये बोलता है यार भाई कोई बात नहीं, गुस्सा शांत कर ले, वो चला गया है तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर चला गया है तो चल देख लेंगे, समझा देना उसको। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडवर्ड उसको बोलता है चल ये छोड़, तू गुस्सा छोड़, ये बता वेलब्रेट के घर चलेगा क्या मेरे साथ, पार्टी करेंगे। तो हाँ यार चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मास्टर स्टीफन जो है तैयार हो गया जाने के लिए। अब बात आती है दो और लोगों की, मैथ्यू, थोड़ा मैं ब्लैक से लिख लेता है ना, आप लोगों की ऐसा कि मतलब समझ के लिए ही लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा रेड ब्लैक में थोड़ा याद रहेगा ना आपको अच्छे से। अब दो बंदे हैं और जिसका नाम है मैथ्यू एंड कैप्टन बोबाडिल। बोबाडिल, अब दिल का तो पता नहीं है कैसा है, लेकिन आदमी बड़ा बेकार सा है। अब मैथ्यू जो है एक बहुत प्रिटेंशियस आदमी है, प्रिटेंड करता है कि बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, बड़ा फैशन फूशन करता है, परफ्यूम लगाता है और बस इंजॉय करता रहता है और दिखाता है कि मैं बड़ा हाई क्लास बंदा हूं, बड़ा जेंटलमैन हूं। लेकिन असल में ये बेकार किसी निखद आदमी है, किसी काम का नहीं है। कैप्टन बोबाडिल भी बहुत शेखी है वाला आदमी है। ये सोल्जर रहा है, आर्मी में रहा है, तो हमेशा ये डींगे हाँकता रहता है, अपनी शेखी बगाड़ता रहता है कि मैंने तो ये लड़ाई लड़ी है, मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी है, मैंने इतने लोगों को मारा है। लेकिन असल में ये एक डरपोक आदमी है, कावर्डिस इसके अंदर भर भर के पड़ा, ही इज अ कावर्ड, ठीक है। तो कैप्टन बोबाडिल जो है वो बड़ा डींगे मारता रहता है। अब ऑब्वियसली जहां सोच मिलती है वहां दोस्ती हो जाती है। हम कहते हैं ना कि उसकी संगत बुरी है इसीलिए वो बिगड़ गया, ऐसा नहीं होता। जो मेरा मानना है, इंसान की जो खुद की सोच होती है ना, उसको बंदा वही पसंद आएगा जो उसकी सोच का होगा, है ना, फिर वहीं पे दोस्ती होगी। विचार मिल गए तो दिल मिल गए, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अगर आपके विचार अच्छे हैं, मैं अपनी बात करूं, मेरे स्कूल में, मेरा बहुत बिगड़ा हुआ स्कूल माना जाता था, बहुत नशेड़ी थे, साथ में रहता था लेकिन कभी गलत काम नहीं सीखे। कॉलेज में गए वहां भी ऐसा ही था, लेकिन गलत काम नहीं सीखे। हालांकि मैं भी मस्त मौजी आदमी था एडवर्ड नोवेल की तरह, लेकिन मैं मतलब प्रायोरिटी मुझे पता थी अपनी कि प्रायोरिटी क्या है। मजा भी करो जिंदगी में, आज भी हम फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पता होनी चाहिए क्या है। एक चीज जो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, वो आप अपनी गांठ बांध लो जिंदगी में, उसको अच्छे से करो, बाकी मजे करो। और बड़ी खुशी की बात है मुझे कि आप भी उन्हीं अच्छे लोगों में से हो जो यहां पे आए हो। अब ये जो बाप है अपने बेटे के लिए चिंतित क्यों है? आप आज के टाइम में देखो कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे में। कोई आधे से ज्यादा जनता तो फोन में बर्बाद है, बाकी जो बच्चे वो नशे में बर्बाद है। चिट्टा देखो कैसे चल रहा है। तो एक माँ बाप जो होते हैं, दे रियली वर्क हार्ड and they really suffer a lot in the journey of looking after and bringing up their babies, ठीक है। तो जब माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, है ना, बहुत मेहनत लगती है। और बाद में बच्चा जब बिगड़ जाए तो वो माँ बाप ही जानते हैं उन पर क्या बीतती है। मेरे तो आसपास कई एग्जाम्पल्स है, तो आई कैन फील दैट। तो इसीलिए वो चिंतित है अपने बेटे को लेके। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप उन बिगड़े हुए लोगों में नहीं आते हो, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो मेरे एक एक घंटे के या फिर जितना भी है लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से कि मैं भी फुल मेहनत करूं कि आपको मैं अपने माँ बाप को प्राउड बनाने के काबिल बना सकूं। मैंने खुद भी पढ़ाई की, प्राउड फील करवाया अपने घर वालों को, और उम्मीद करता हूं आप भी प्राउड फील करवाओगे। चलो सीरियस मैटर से वापस आओ कॉमेडी में। अब कहां पहुंचा था मैं, भूल गया। हाँ ठीक है, मैथ्यू और कैप्टन बोबाडिल। अब मैथ्यू एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, कॉब। कॉब जो है COB, ये एक वाटर बियरर है, यानी कि ये पानी ढोने वाला आदमी है, या शायद पानी की सप्लाई वगैरह करता है। तो एक थोड़ा सा गरीब आदमी है, लेकिन ठीक है। मैथ्यू कॉब के घर आता है, इंक्वायर करता है, यार भाई तेने कैप्टन बोबाडिल को तो नहीं देखा कहीं? तो वो बोलता है साला वो तो मेरे घर में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। तो बोलता है ऐसे कैसे? तो बोलता है यार पता नहीं रात को कहीं सोया हुआ था, उसको ले आए, मेरे जानने वाले नौकर नुकर भी होंगे छोटे मोटे उसके घर में, तो वो यहीं पे सोया। तो वो उसको उससे मिलवाता है कि ले भाई तेरा बोबाडिल यहाँ है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैथ्यू और बोबाडिल मिलते हैं और बोबाडिल बोलता है यार भाई किसी को बताइयो मत कि मैं यहाँ सोया हुआ था इसके घर में, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना, प्लीज़ मत बताइयो यार, बड़ी इज्जत है मेरी सोसाइटी में, जो नकली इज्जत इसने बनाई हुई है, ठीक है। तो वो बोलता है चल ठीक है यार भाई टेंशन ना ले, दोस्त है तू अपना, भाई है तू अपना, तेरी मेरी सोच मिलती है, हम दोनों लफंटर है, कोई बात नहीं। तो ये लफंटरों की दोस्ती है,
होती तो बड़ी पक्की है इनकी दोस्ती, नशेड़ियों और लफंटरों की बहुत पक्की दोस्ती होती है, लेकिन उस दोस्ती का फ़ायदा नहीं होता है कुछ, एक दूसरे को ऐसी दोस्ती से बर्बाद ही करती है ना। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब मैथ्यू इसको एक आदमी के बारे में बताता है कि यार भाई एक आदमी है, उसने मेरे को परेशान किया हुआ है। बोले अच्छा बता, नाम बता, तू भाई को नाम बता। उस बंदे का नाम है DOWNRIGHT। अब इसके नाम में लास्ट में राइट है ना, तो इसका मतलब ये सही बंदा है, ये बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है जिसको इन लफंटरों से बड़ी चिढ़ है, बिल्कुल पसंद नहीं है इसको। हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, लपोड़ चढ़ती है इसको, लपोड़ लपोड़ ही लगती है, इरिटेट हो जाता है इनसे। ऑनेस्ट आदमी है, बिल्कुल सच्चा पक्का बंदा है, कोई प्रिटेंशियस आदमी नहीं, कुछ प्रिटेंड नहीं करता है, इसकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसी है। हाँ तो ठीक है, अब मैथ्यू बोलता है यार वो डाउन राइट ने ना मेरी पोइट्री का एक दिन मजाक उड़ाया था, ये पोइट्री सुनाता है, ऐसी फालतू की पोइट्री है ना, फालतू की शेरो शायरी करता रहता है, आता जाता इसको कुछ है नहीं। तो ये बोलता है यार उसने ना मेरा मजाक उड़ाया पोइट्री का, उस बंदे को थोड़ा सबक सिखाना है। वो बोलता है अच्छा चल कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम, चल मैं तेरे को तलवार चलाना सिखाता हूँ, स्वॉर्ड चलाना सिखाता हूँ, और फिर उसको हम देख लेंगे। तो मैथ्यू बोलता है वाह यार चल ठीक है। तो ये उसको स्वॉर्ड चलाना सिखाता है और ये एक टैवर्न के लिए चल पड़ते हैं। टैवर्न यानी कि पब, ठेका, जहाँ इन्होंने दारू पीनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है, एक्ट ख़त्म होता है। और मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, कोशिश करूँगा कि सारे एक्ट इसमें ही आ जाएंगे। पिछली बार तो मैंने एक्ट इसमें ही कर दिए थे एडजस्ट, पर इस बार मेरे को लग रहा है जगह कम है, थोड़ा सा मैं ऐसे स्पेस बना देता हूँ, एक साथ ही सारे एक्ट यहाँ पे आ जाएं, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए आसानी हो जाएगी आपको अगर लेना होगा। चलो, तो अब क्या होता है, एक्ट 2 स्टार्ट होता है किसके घर में, काइटली के घर में, KITELY। काइटली एक मर्चेंट है और एक सस्पिशियस कैरेक्टर है, यानी कि ब्लैक बाइल इसमें ज्यादा है। ठीक है, कैप्टन बॉबाडिल हमेशा थोड़ा गुस्से में रहता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब इसने इसको भी भड़काया कि हाँ ठीक है हम उसको मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी जो कॉब है ना, इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है टिब, TIB। ठीक है, तो यहां मैं दिल बना देता हूं, दिल काला बन गया पर कोई नहीं, लाल मार्कर जब लाऊंगा तो इसको लाल कर दूंगा। दिल लाल होता है, प्यार का रंग लाल है। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन जो मैं चला मैं भी हो गया लाल। वही है, जहाँ प्यार देखा वहाँ मैंने जाने की कोशिश की, प्यार को ठीक करने की कोशिश की और मैं ही प्यार में पड़ गया। ये तो कॉब टिप बड़े प्यार में है और कॉब को इससे बड़ी चिढ़ है बॉबाडिल से, क्योंकि इसने इसकी वाइफ के पैसे खाए हुए, उधारी ली थी वापिस नहीं दिया, तो कॉब को इससे थोड़ी चिढ़ है। ठीक है, तो अब काइटली एक मर्चेंट है, सस्पिशियस है अपनी वाइफ को लेके, उसको लगता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है और उसकी बहन भी थोड़ा लड़कों के चक्कर में पड़ रही है। तो इसका एक सर्वेंट है जिसका नाम है कैश। अब कैश, पैसे वाला कैश, उससे ये बात कर रहा है और डाउन राइट भी वहां है। अब डाउन राइट और इसका क्या रिश्ता है वो मैं अभी बताता हूं आपको। काइटली की जो पत्नी है उसका नाम है डेम काइटली, डेम काइटली उसका नाम है। अब डेम काइटली जो है उसके ये दोनों भाई है, आपस में ये ब्रो है, ब्रो कोड, ब्रो है ना। तो वेल ब्रेड और डाउन राइट भाई है। वेल ब्रेड थोड़ा घटिया एलिफेंटर किस्म का है, डाउन राइट बहुत अच्छा आदमी है, उसको इन सारे एलिफेंटरों से चिढ़ है। डेम काइटली जो है वो काइटली की वाइफ है। ठीक है, तो काइटली के ये दोनों क्या हुए, साले, और इनका ये क्या हुआ, जीजू, है ना, जीजू हुआ। ठीक है, तो काइटली जो है कंप्लेन करता है कि वेलब्रेड जो है डाउन राइट को बता रहा है वो कि यार ये जो वेलब्रेड जो है ना ये मेरे घर में ना इन एलिफेंटरों को लेके आता है। अब वेलब्रेड इन्हीं के घर में रहता है, जीजा और बहन के साथ रहता है। यार ये मेरे घर में ना इन एलिफेंटरों को लेके आता है और मेरे को बड़ी चिढ़ होती है, काइटली को बड़ी टेंशन होती है कि ये जो एलिफेंटर मेरे घर में आ रहे साला ये मेरी बीवी और बहन पे डोरे ना डाल दे और मेरी बीवी कहीं इनसे इंप्रेस ना हो जाए। एक गलत शब्द यूज कर रहा हूं, माफ करना, कहीं मेरी बीवी के साथ फंस ना जाए। ठीक है, तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी भाषा में ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कोई ऑफेंड ना हो। तो काइटली की जो डेम काइटली है उसको लग रहा है कि ये इनसे कहीं इंप्रेस ना हो जाए और उनकी बातों में और उनके जाल में फंस ना जाए। ठीक है, और मेरी बहन का नाम आगे आएगा, जब आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अब डाउन राइट तो वैसे ही पसंद नहीं है वेलब्रेड, क्योंकि इसकी हरकतें थोड़ी अलग है। तो वो बोलता है कि यार दिक्कत तो मेरे को भी इनसे है पर अब क्या करना। तो डाउन राइट
openly criticizes Wellbred. Kitely is too cautious to confront him directly because he fears conflict. तो Kitely जो है डायरेक्टली Wellbred को बोल नहीं सकता मुंह पे, क्योंकि उसको लगता है कि ये साला मेरे से लड़ाई ना कर ले कहीं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम Kitely सीक्रेटली वरीज, वही वरी उसकी वही है, उसको जेलेसी भी है, सस्पिशन भी है कि कहीं मेरी वाइफ और बहन को ये पटा ना ले और ये मेरी को धोखा ना दे दे मेरी वाइफ, ठीक है। तो बॉबाडिल मैथ्यू अराइव लुकिंग फॉर वेलब्रेड। अब बॉबाडिल और मैथ्यू आते हैं, मैथ्यू एंड बॉबाडिल आते हैं, किसको ढूंढ रहे हैं वो? वेलब्रेड को, लेकिन उनको वेलब्रेड मिलता नहीं है। वेलब्रेड इनका दोस्त है, सबका दोस्त है, एडवर्ड का खास दोस्त है, ठीक है, और ये लोग भी इन्हीं के दोस्त है, लेफंटर है सारे, स्टीफन भी इसका भाई भी है और दोस्त भी है। ब्रेन वॉर्म जो है ये सबका बेवकूफ बनाएगा, ये इसके प्रति वफादार है, इसने बताया हुआ इसको कि तेरा बाप तेरे पीछे पड़ा है तो थोड़ा ध्यान से रहियो, ठीक है। तो सून बॉबाडिल वहां आते नहीं मिलता है। डाउन राइट जो है उनसे फाइट करना चाहता है, क्योंकि डाउन राइट को इसने दुखी किया था और ये तैयार है डाउन राइट के साथ फाइट करने के लिए अपने दोस्त के वजह से। तो वहां पे क्या होता है कि उसको प्रिटेंशियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो डाउन राइट बिल्कुल तैयार है फाइट के लिए इन दोनों से। अब वहां पे काइटली इनको रोक देता है कि यार गुस्सा थूको यार प्लीज, ये लड़ाई से बड़ा डरता है बेचारा, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब इसकी जो जेलेसी है काइटली की वो बहुत बढ़ जाती है, काइटली इनको लड़ाई से रोक लेता है। अब मूरफील्ड एक जगह है, मूरफील्ड, MOORFIELD, इंक खत्म तो क्या कम हो गई है शायद, कोई बात नहीं, ये लंदन में ही जगह है। यहां पे ब्रेन वॉर्म आता है डिस्गाइज होके, यानी कि वेश बदलता है, ये क्या बनता है? एक पुअर सोल्जर बनता है ना, पुअर सोल्जर का वेश बदलता है ये। अब यहां पे ये ओल्ड नोवेल से एडवर्ड नोवेल को बचाना चाहता है, ठीक है, तो ताकि वो उस पर स्पाई ना कर पाए। और यहां पे एडवर्ड और स्टीफन आते हैं मूरफील्ड में, ठीक है, एडवर्ड और स्टीफन आते हैं, जो भाई है आपस में, कजन है और दोस्त भी है, ये यहां पे आते हैं। और स्टीफन जो है फुलिशली एक स्वॉर्ड खरीद लेता है इस ब्रेन वॉर्म से। अब ये सोल्जर बन के आया है, तो ये स्टीफन जो है इसको असली का सोल्जर समझता है, ब्रेन वॉर्म नहीं पहचानता इसको, ये भी नहीं पहचानता इसको, कोई भी नहीं पहचानता है। तो इससे ये स्वॉर्ड ले लेता है, एक खरीद लेता है, और वो नकली थी शायद। तो इसने, एडवर्ड ने समझाया भी इसको कि यार इस पे विश्वास मत कर, पता नहीं कौन है, तो इसने बोला तू चुप हो जा, तेरे को क्या पता है ना। तो ये स्वॉर्ड ले लेता है, मैंने बताया थोड़ा बेवकूफ जैसा कैरेक्टर है ये, तो उसको ले लेता है और बड़ा खुश हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ओल्ड नॉवेल भी वहाँ पे आ जाता है, और यंग लोग जो बिगड़ रहे हैं, नए बच्चे, उन पे थोड़ा सा बात करता है कि यार बहुत बुरा हाल हो गया, पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है, पेरेंट्स का जीना मुश्किल हो गया है, और आज सही कंसर्न भी है इसका। अब देखो ना, उस टाइम पे ये चीज़ें लिखी गई है और आज भी कितनी एप्लीकेबल है हमारी सोसाइटी में। तो बस वैसे ही चल रहा है। और ब्रेन वॉर्म स्टिल डिस्गाइज्ड एज सोल्जर, अब यहाँ पे ये सोल्जर बना हुआ है, तो ये नोवेल का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि एडवर्ड पे ये स्पाई ना कर पाए, इसके बारे में पता ना कर पाए, इसका पीछा ना कर पाए, तो एकदम से बोलता है यार चाचा मुझे थोड़ा सा बियर दे दो यार, थोड़ा सा पैसे दे दो यार भाई साहब प्लीज। ये बोलता है यार क्या बंदा है तू, सोल्जर हो के भीख मांगता है, साले शर्म नहीं आती, चल निकल यहाँ से। तो ब्रेन वॉर्म वहां से चला जाता है, तो यहाँ पे ये ध्यान भटका देता है इसका, इस पे स्पाई ना कर पाए ये। तो ये बड़ा थैंक यू होता करता है यार, तू बड़ा, नहीं यहाँ पे तो अभी पहचाना ही नहीं इसको, ठीक है, जब पहचानेगा, ठीक है। और इसको भी पता नहीं था कि ये ब्रेन वॉर्म है, ठीक है। एक्ट 2 खत्म, लाइन लगा देता हूं, लो जी, एक्ट 2 खत्म। एक्ट 3, अब मैं थोड़ा लाल मार्कर ले लेता हूं, ये थोड़ा फीका भी हो गया है। चलो मैं थोड़ा लाइव ही रिकॉर्ड करता हूं पूरा लेक्चर ना, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, तो थोड़ी दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, थोड़ा बीच में टाइम मिल जाएगा आपको भी। अब एक्ट 3 में क्या होता है, जिस टेवर्न में ये दोनों गए थे, कैप्टन बॉबाडेल और मैथ्यू, जिस ठेके पे ये गए थे, वहां पे मस्त दारू पी रहे, ठीक है, दारू पी रहे, वेलब्रेड, मैथ्यू एंड बॉबाडेल, तीनों बंदे, वेलब्रेड भी, मैथ्यू भी और कैप्टन बॉबाडेल वहां पे मस्त होके दारू पी रहे, और एडवर्ड और स्टीफन भी वहां आ जाते हैं। अब ये सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, ठीक है, सारे एलिफेंटर इकट्ठे हो गए, एडवर्ड स्टीफन वहां पे आगे, बीच बीच में देखना पड़ता माइक का भी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे वेलब्रेड बताता है और हंसते हैं ये, वाह यार तेरे पापा ने तेरा वो पढ़ लिया था लेटर यार, बचा लिया तेरे को, हा 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 यार पकड़े गए थे आज, तो फंस गए थे, ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं और मजे लेते हैं। और
ठीक है। द कॉन्वर्सेशन टर्न्स टू फाइटिंग एंड मिलिट्री सर्विस। अब फाइटिंग के बारे में बात चलने लग जाती तो ये फिर से अपनी शेखी डींगे मारेगा, अरे मैंने इतनी फाइटें लड़ी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी लड़ाइयाँ जीती। मिलिट्री सर्विस के बारे में लग गया, एग्जैजरेटेड स्टोरीज सुनाने लग गया, हीरोइक बैटल स्वॉर्ड्समैनशिप की बात करने लग गया। ठीक है। और स्टीफन जो है प्राउडली अपनी तलवार दिखा रहा है, देखो मेरे पास भी जबरदस्त तलवार है। अब उसको उसने ठगा हुआ है ब्रेन वर्म ने, वो ऐसी तलवार लहरा रहा है कि वाह यार। और उसके सब मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं ना, और उसको बोलते हैं कि ये तो नकली तलवार है। और स्टीफन यहाँ पे काफ़ी एम्बेरस होता है, उसको गुस्सा भी आता है। अब स्टीफन का क्या है ना, इसके मन में ये है कि अगर ये एडवर्ड नहीं होता ना तो इसके चाचा की प्रॉपर्टी सारी इसकी होती, लेकिन अब एडवर्ड है तो बेटा है तो उसको जाएगी, लेकिन इसको इससे कहीं ना कहीं जेलेसी है और प्यार भी है, भाई है, दोस्त भी है, साथ में मिलके एंजॉय करते हैं लाइफ को, वो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ये फीलिंग है कि यार इसकी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाती चाचा की। खैर यहाँ पे ये तो एम्बेरस हो जाता है। आगे हम चलते हैं तो ब्रेन वॉर्म यहाँ फिर आ जाता है, डिस्गाइज्ड रूप में ही आता है और एडमिट करता है कि हाँ भाई मैंने इसको बेवकूफ़ बनाया था, ये मैंने इसको नकली तलवार चिपकाई हुई है तो कुछ नहीं है। ठीक है। और उनको एकदम से पता चलता है कि ओल्ड नोवेल आ रहा है, चाचा आ रहा है, चाचा आ रहा है, चाचा आ रहा है। ठीक है। और एकदम से वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है। दारू पी रहे थे सब, और जाने से पहले ब्रेन वॉर्म जो है अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि भाइयों देखो मैं ही हूँ तुम्हारा ब्रेन वॉर्म। तो बड़े खुश हो जाते हैं, एडवर्ड बड़ा अप्रिशिएट करता है इसको, वाह यार मान गया तेरे को, तू असली बंदा। ठीक है। तो अब यहाँ पे काइटली के हाउस पे सीन आ जाता है हमारा, और काइटली जो है अभी भी सस्पिशियसली एक्ट कर रहा है। उसको सस्पिशन है, डाउट है, शक है अपनी वाइफ पे कि ये पक्का ये जो बंदे घर में आते हैं ये इस बंदे मेरी वाइफ पे डोरे डाल रहे हैं और ये पक्का मेरे को चीट करने वाली है। ठीक है। तो कैश को वो बोलता है कि यार तेरे को एक सीक्रेट बताना है, पर नहीं उस पर भी उसको ट्रस्ट नहीं होता कि नहीं। फिर वो उसको बोलता है कि तू बस वेल ब्रेड को ध्यान से देखता रहियो कि वो कहीं लड़के लुड़के तो नहीं लेके आ रहा है घर पे, और कोई भी सीक्रेट होगा वो तूने डेम को नहीं बताना है। ठीक है। तो इस तरह से उसको बोलता है। अब क्या होता है कि एडवर्ड, वेल ब्रेड, मैथ्यू, बॉबरडिल, स्टीफन, ब्रेन वॉर्म, सारे जितने भी एलिफेंटर है काइटली के घर पे आ जाते हैं। वेल ब्रेड इनको लेकर आता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब वो बड़ा हंस रहे होते ब्रेन वर्म की ट्रिक पे, वाह यार मान गए तेरे को, तूने सबका बेवकूफ बनाया ऐसा वैसा। और उनकी कन्वर्सेशन के दौरान बोबाडिल जो है प्रेज करने लग जाता है किसको, टोबैको को, तंबाकू को। तंबाकू से कॉब को बड़ी दिक्कत है। ठीक है। कॉब को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कैप्टन बोबाडिल तंबाकू की बात करे, ये तंबाकू बहुत पीता है बोबाडिल। ठीक है। तो यहां पे ये बोलता है यार तू क्या बेकार बातें करता है यार, तंबाकू कोई पीने की चीज है, तो शर्म आनी चाहिए यार, क्या तंबाकू तू करता रहता है। तो ये बोला साले ज्यादा बोल रहा है, मेरे को सिखाएगा, बाप को सिखाएगा, और इसकी ना धुनाई कर देता है। कैप्टन बॉबरडील जो है कॉब की ढंग से धुनाई कर देता है। तो वहां पे जो ये बंदे होते हैं वो उसको बड़ी मुश्किल से छुड़ाते हैं कि यार भाई क्यों लड़ रहे, क्या बंदे तुम है, तो उसको वो छुड़ा देते हैं। तो काइटली जो है जस्टिस क्लेमेंट के पास जाता है। उसके बाद जस्टिस CLEMENT, जस्टिस क्लेमेंट एक समझदार सा आदमी है जो जज है और इनके प्रॉब्लम्स जो भी वो सुनेगा। वहां पे जाता है और कॉब यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है कि मैं बदला लूंगा, मैं तो बदला लूंगा, बेचारा रो रहा है, इसकी पिटाई की हुई, मैं बदला लूंगा बोबाडिल से। और वो कैप्टन जस्टिस क्लेमेंट के पास जाता है कि बोबाडिल ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। जस्टिस क्लेमेंट उल्टा उसी को डांट देता है कि तू ऐसा है ना, तू निकल जाए यहाँ से, तू मेरे को मत सिखा। ठीक है। और ज्यादा स्टार ना बना कर तू, नहीं तो तेरे को ही जेल में डाल दूंगा, ये शायद इससे मिला हुआ है। तो वो कॉब बेचारा वहां से चला जाता है। कॉब के साथ आप देख रहे बड़ा गलत हो रहा है काफी देर से, और मास्टर स्टीफन जो है इसका भी मजाक उड़ रहा है। तो कॉमिक कैरेक्टर्स है। ठीक है। कॉमेडी सभी कर रहे हैं, ये भी कॉमिक कैरेक्टर है, सभी कॉमिक कैरेक्टर है वैसे देखा जाए तो, बस ये थोड़े सीरियस है। चाचा और बेटा थोड़ा ठीक है, समझदार है, वेल ब्रेड भी ठीक है, ये बंदा चालू है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो काफी दुखी है वो कॉब, और इवेंचुअली वो वहां से चला जाता है जब जस्टिस क्लेमेंट उसको वहां से भगा देता है। एक्ट 3 खत्म। अब एक्ट 4 की बात करते हैं। एक्ट 4। ठीक है जी, समझ जाना, अब थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अब यहां पे काइटली के हाउस में डाउन राइट जो है वो आर्ग्यू कर रहा है डेम काइटली से। ठीक है जी। एंड टेल्स हर टू फोर्स द ट्रबल। सब यार बहन क्या हो यार तुम, बहन इसको समझाती क्यों नहीं वेल ब्रेड को, फालतू के बंदों को घर में मत लाया कर। अब बेचारी घर की औरत, शरीफ औरत,
दबाई गई औरत, औरत सप्रेस्ड औरत, पेट्रार्कन सोसाइटीज में दबी हुई औरत, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मेरी तो नहीं सुनता है भाई, जैसे होती ना औरतें कई बार बोलती है क्या करे, एक इसका बाप और एक ये, दोनों ने मेरी नाक में दम किया हुआ है, उसी तरीके से बोलती कि अब ये नहीं मानता, मैं क्या करूं। और ये बेचारा काइटली डरा हुआ सा आदमी है, दुखी तो काफी है, सस्पिशियस है, उस वजह से मेलनकॉलिक है, सौरों में है, डिप्रेशन में है, लेकिन ये लड़ाई नहीं कर पाता, मुंह पे इसको बोल नहीं पाता, थोड़ा लिहाज रखता है, साला भी है और डरता भी है, ये कहीं लड़ाई ना कर ले, इसके साथ बंदे लफंटर भी बहुत है, शराब के नशे में होते, पता नहीं कब साला इस पे हमला कर दे। तो ये ऐसा बोलती कि यार मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसी वक्त क्या होता है, वहां पे मैथ्यू, बॉबडिल, वेलब्रेड, एडवर्ड स्टीफन, ब्रेनवॉल, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लिफंटर है, ये सब वहां पे आ जाते हैं, ठीक है जी, काइटली के घर में। और काइटली की यहां बहन भी एंटर कर जाती है, जिसका नाम है ब्रिजेट। अब ये कहां एंटर करती है, ये जरूरी है एक्ट 4 में, BRIDGET। तो ब्रिजेट भी वहां पे आ जाती है, ठीक है। मैथ्यू ट्राइज टू इंप्रेस एवरीवन। मैथ्यू जो है यहां पे, वाह यार लड़की, चलो इसको एक शायरी सुनाता हूँ, पोइट्री सुनाता हूँ। तो इसको एक पोइट्री सुनाने लग जाता है कि ये इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन ये इंप्रेस होती नहीं है, और बाकी लोग भी उसका मजाक ही उड़ा रहे होते कि क्या यार तू भी, ठीक है। और सडनली आर्ग्यूमेंट्स बिगिन अमंग द मैन, स्पेशली बिटवीन डाउनराइट। अब यहाँ पे डाउनराइट और बॉबडिल में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती, क्योंकि ये तो इसको मारने के चक्कर में है ही, और ये भी इनको मारने के चक्कर में रहता ही है, पीटने के चक्कर में कि यार इनको तो मैं देख लूंगा। मैथ्यू ने इस पर शिकायत लगाई है कि इसने मेरी मजाक उड़ाई है, और इसको इन सबसे चिढ़ है, तो इनके बीच में वहां आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तलवारें दोनों लोग निकाल देते हैं अपनी, लेकिन एक वार ही किया था कैप्टन बॉबडील पे, वो वहां पे हार जाता है, और वहां पे ये चीज एक्सपोज हो जाती है कि ये एक नंबर का डरपोक इंसान है, डरपोक और बेवकूफ, ठीक है, डरपोक इंसान है। यहां पे एक्सपोज हो जाती है इसकी फुलिशनेस। अब इसकी फुलिशनेस भी एक्सपोज होगी, इसकी तो हुई हुई है पहले से ही, है ना, और ये तो चालू बंदा है, और ये मस्त बंदा है, ठीक है, और ये बेचारा चिंतित आदमी है, और वेल ब्रेड भी मस्त आदमी है, ये फुलिश नहीं दिखाया गया इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो अब काइटली जो है ये और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है जब ये देखता है कि डेम काइटली और ब्रिजेट जो है वो बड़ा एडमायर कर रहे हैं एडवर्ड नोवेल को। एडवर्ड नोवेल को बड़ा एडमायर कर रहे हैं कि इसने जो ये लड़ाई है, हाँ ये लड़ाई इन्होंने शांत करवाई इन दोनों की, तो भाई बड़ा अच्छे तरीके से इसने लड़ाई को शांत करवाया, बड़ा क्या मस्त बंदा है। तो ये इस पर फिदा हो रही है ब्रिजेट, और लेकिन काइटली को लग रहा है कि मेरी वाइफ भी इस पर फिदा हो रही है, ठीक है, इसको डर लग रहा है, होता ही है डर, है ना, वाइफ को लेके, खासकर जब वाइफ ज़्यादा सुंदर हो, या फिर वाइफ ज़्यादा बात करने वाली हो, सबसे बात करे हंस खेल के। कोई बुरी बात तो नहीं है ये, अब अपना नेचर होता है सबका, लेकिन पति जो होते हैं थोड़ा सा होता है, पत्नियां भी कौन सी कम होती है, वो तो जेलस फील करती है, पति किसी लड़की से हंस के बात करता है तो उसको बड़ी जेलसी होती है, आम सी चीज़ है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वही है जेलसी वाला, ब्लैक बाइल जो हमारे अंदर होता है वो एक्टिव हो जाता है ऐसे मौके पर, तो हम जेलस फील करते हैं, तो उस वजह से हम दुखी भी रहते हैं, फिर फालतू के क्लेश पैदा कर लेते हैं आपस में। ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्टनर पे विश्वास होना चाहिए, आपका है तो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, आप चाहे उसको खुला छोड़ दो बस, है ना, आपका होगा तो आपके पास ही आएगा, आपका नहीं होगा तो घर में बांध के रखोगे तो भी आपका नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑब्सेसिव ना होए। और कौन सा वर्ड होता है, टॉक्सिक, टॉक्सिक भी ना होए। चलो जो भी होए ना होए। अब काइटली जो है बड़ा जेलस है कि साला इनको मैं देख लूंगा सब बंदों को, ठीक है। अब वेल ब्रेड जो है चुपके से एडवर्ड को बताता है, वेल ब्रेड चुपके से एडवर्ड को बताता है कि यार भाई ये जो ब्रिजेट है ना, ये तेरे को ना सीक्रेटली प्यार करती है, बड़ा सा दिल बना लेता हूँ यहाँ, क्योंकि हीरो हीरोइन है हमारी कहानी के, ये तीर लगा देता हूँ इसमें, क्योंकि प्यार में तीर लग जाते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना होता है जब प्यार करना, ठीक है, प्यार बिगड़ते देर नहीं लगती, और जब प्यार का बिगड़ा हुआ आदमी ठीक भी नहीं होता, फिर वो ब्लैक बाइल उसका सातवें आसमान पे चला जाता है, ठीक है। तो एडवर्ड बोलते हैं नहीं यार क्या बात कर रहा है तू, यार इसको तो मैं भी प्यार करता हूँ, तो मेरे को भी बड़ी पसंद है। हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, यार यार क्या करूँ, इसको परसू करूँ कि नहीं, इससे बात करूँ कि नहीं, फिर वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मीनवाइल ब्रेन वॉर्म जो होता है वो डिस्गाइज होके फिर से आता है, और
सबको कंफ्यूज करता रहता है और कुछ ना कुछ इधर की बातें उधर करता रहता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मूरफील्ड्स में ही बोबाडिल जो है अगेन बोस्ट कर रहा है अपनी फाइटिंग स्किल्स को, ठीक है। ही क्लेम्स दैट ही वुड नेवर फियर डाउनराइट, ये बोलते हैं कि मैं डाउनराइट से कोई डरता नहीं हूं, ठीक है ना। एग्जैक्टली देन डाउनराइट अपीयर्स एंड चैलेंजेस हिम, फिर से डाउनराइट वहां होता है, उसको चैलेंज करता है, हाँ बोल क्या बोल रहा है, अब बोल मुंह पे बोल। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग हीरोइकली बोबाडिल इज क्विकली डिफीटेड एंड डिसआर्म्ड एक्सपोजिंग हिम कवर्डिस पब्लिकली। मैं वापस तो नहीं चला गया? हाँ, तो ये यहाँ पे वो लड़ाई यहाँ पे होती है इनकी, शायद मैंने जल्दी बता दी, वो लड़ाई यहाँ पे होती है एक्ट 4 में, और ये हार जाता है, एक्सपोज हो जाता है कि ये डरपोक है, ठीक है। अब जो है ब्रेन वॉर्म जो है एक बंदे का रूप वेश बदल के आता है जिसका नाम होता है रॉजर फॉर्मल। कहाँ लिखूं, लाइनें बहुत दे दी। ROGERFORMAL, रॉजर फॉर्मल, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है। कहाँ चला गया? रॉजर फॉर्मल एक लीगल ऑफिसर है और ये उसका भेष बदल के आता है और बोबाडिल और मैथ्यू को बोलता है, कि भाई अगर तुम चाहते हो डाउनराइट को जेल में डालना तो मेरे को थोड़े पैसे दे दो, मैं इसको जेल में डाल दूंगा। इनका बेवकूफ बना रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, मीनवाइल काइटली की जो जेलेसी है वो 7वें आसमान में पहुंच गई और उसको लग रहा है कि उसकी बीवी चुपके से दूसरे मर्दों से मिल रही है, और डेम काइटली को भी यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मेरा पति शायद मेरे को चीट कर रहा है। दोनों बेचारे ब्लैक बाइल से जूझ रहे हैं, ठीक है। इसमें येलो बाइल है, अभी बताऊंगा मैं लास्ट में। येलो बाइल है क्योंकि बहुत गुस्से में रहता है, ये लड़ाई के लिए तैयार रहता है। चलो डरपोक तो एक अलग चीज है और इसका नेचर तो वैसा ही है ना, और हमारा चाचा तो ब्लैक बाइल का ही है। एडवर्ड नोवेल हमारा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बहुत एक्टिव, चीयरफुल, मस्त बंदा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसमें ह्यूमर्स हैं। फिर क्या होता है, डेम काइटली भी उसको सस्पेक्ट करती है, तो काफ़ी कॉमिक आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होती है आपस में। फिर हमारा आता है एक्ट 5, लास्ट एक्ट है, अब थोड़ा सा ही है, अब नहीं आपने टेंशन लेनी, अब खत्म होने वाला है, ठीक है। एक्ट 5, अब एक्ट 5 में क्या होता है, जस्टिस क्लेमेंट के हाउस में ये एक्ट ओपन होता है, सारे कैरेक्टर्स वहाँ गैदर होते हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती है। जस्टिस क्लेमेंट डिस्कवर करता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इस चालू बंदे ने क्रिएट की थी और इसको बहुत डांटता है, और ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज कर देता है और एडमिट करता है कि हाँ मैंने ही सबको धोखा दिया है। और रॉजर फॉर्मल भी वहां पे पहुंच जाता है कि यार ये कौन बंदा है साला, ये चालू दिमाग का कीड़ा, जब मैं नशे में था शराब के तो ये मेरे कपड़े चुरा के भाग गया है ना, और फिर ये रॉजर फॉर्मल बन गया। तो वो भी वहां पे आ जाता है। और सेम टाइम पे वेलब्रेड अनाउंस करता है कि एडवर्ड नोवेल एंड ब्रिजेट ने शादी कर ली है। कौन अनाउंस करता है? वेलब्रेड आता है और बोलता है कि एडवर्ड नोवेल और ब्रिजेट ने शादी कर ली है, दोनों प्यार में थे, ये एक दूसरे से बात की होगी तो शादी का एकदम से प्रोग्राम इनका बन गया, शादी कर ली। जस्टिस क्लेमेंट यहाँ पे बड़ा खुश होता है कि यार वाह यार बढ़िया, अच्छी जोड़ी है, हमें तो पसंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओल्ड नोवेल नहीं, ये काइटली ज़रूर नाराज हुआ होगा क्योंकि इसकी ये बहन थी और जिस बात का इसको डर था वो हो गया, एलिफेंटर के साथ सेट हो गई, जो भी है समझ जाओ, ठीक है। तो अप्रोच द मैरिज, मैथ्यूज प्रिटेंडेड इंटेलिजेंस ऑल्सो एक्सपोज्ड, मैथ्यू की जो प्रिटेंडेड इंटेलिजेंस थी वो भी एक्सपोज हो जाती है जब पता लगता है कि जितनी भी पोएम्स इसने सुनाई थी वो सब फेक थी और कॉपीड थी। तो जस्टिस क्लेमेंट ऑर्डर देता है कि इसकी जितनी भी पोएम्स है उसको जला दिया जाए, ठीक है। और स्टीफन को भी फोर्स किया जाता है कि तू डाउनराइट का ना क्लोक लौटा दे। इसने एक क्लोक होता है जो बाहर से एक गाउन टाइप आप पहनते हो, तो वो चुरा लिया था इसने, तो इसको बोला जाता है कि तू उसको फटाफट से वापस कर दे। तो बड़ा खप्पी से सीन है सारे। फाइनली जस्टिस क्लेमेंट एडवाइजेज ऑल द कैरेक्टर्स टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एक्सेसिव ह्यूमर्स। अब जस्टिस क्लेमेंट सबको बोलता है कि सारे ह्यूमर से बाहर आ जाओ, आपको हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं रखा इन सारी चीज़ों में। अब तुम्हारी बॉडी में जो ह्यूमर्स का डिसबैलेंस हो गया है, कहने का मतलब ये है, तो उस चीज़ से वापस आओ। जेलेसी, प्रिटेंडिंग और आपका जो ये एग्रेसिव बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, एंगर छोड़ दो, बोस्टिंग छोड़ दो, शेखी मारना, वैनिटी छोड़ दो, खुद पे प्राउड फील करना जैसे मैथ्यू फील करता है कि मैं तो बड़ा स्टाइलिश आदमी हूँ, और ये सारी चीज़ें छोड़ दो, एक दूसरे को माफ़ कर दो। तो वो कर देते हैं सारी चीज़ें और फिर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि शादी भी हुई है। तो बहुत हैप्पीली जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है। जैसा कि आप जानते ही हो, कॉमेडी है तो हैप्पी एंडिंग होगी, ट्रेजेडी है तो ट्रेजिक एंड होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपोज होती है हमारी लंदन ऑर्डिनरी सोसाइटी, उसकी फुलिशनेस, उसकी प्रिटेंशियसनेस, कि जैसे कैसे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बहुत ज़बरदस्त है लेकिन उनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है,
ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रही है मेरी वॉइस और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो ये पूरे 50 मिनट की मेहनत ना मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, यही सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बतानी थी। और मैं थोड़ा आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि ओल्ड नॉवेल जो है ये ब्लैक बाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सस्पिशियस रहता है हमेशा, जेलेसी है इसके अंदर, तो परेशान भी रहता है बेचारा, मेलनकली में रहता है। एडवर्ड जो है यूथफुल प्लेजर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ब्लड वाला आदमी एक्टिव चेयरफुल रहता है। ब्रेन वॉर्म जो है वो एक्टिव टेम्परामेंट उसका है, काफी विटी है, तो वो भी ब्लड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और काइटली जो है जेलेसी उसके अंदर बहुत है, तो वो भी ब्लैक बाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोबाडिल में एग्रेशन बहुत है, बोस्टिंग बहुत है, तो वो येलो बाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुस्सा उसमें बहुत है। और कॉब जो है बेचारा फुलिश जैसा है, उसका बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसको पीटा गया बेचारे के साथ, बहुत अन्याय हुआ है, तो वो फ्लैग्म के अंडर आ रहा है, क्योंकि फ्लैग्म वाला आदमी काफी कूल काम माइंड वाला होता है। ठीक है, तो यही था जी आज का लेक्चर। 50 मिनट का हो गया है, पहले भी 50 मिनट का था। जितना भी हुआ है मैंने इस लेक्चर में पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ कवर कर पाऊँ, और इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो यूजीसी नेट या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो सारे नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, ब्रिटिश हिस्ट्री, अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो लिंक्स पे क्लिक करो, नोट्स ले लो, मजे करोगे। नोट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और पेपर 1 की जो बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसका लिंक भी आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ऑर्डर कर लेना, बहुत हेल्प करेगी पेपर 1 में वो आपको। और पेपर 2 के लिए मेरे नोट्स ले लेना। ठीक है, यही सब इसमें बताना था आपको। बाकी जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी पेपर के लिए आप ये देख रहे हो, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तो मैं इसको मिटा ही दूंगा। तो ये था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं भूला होगा, हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो ठीक है, इतना ही था आज के लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो। किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो।